तो कॉमर्स क्लास 11th के इस सीरीज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज में हम आपके क्लास 11th कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स और उसके साथ साथ ऑप्शंस के भी सारे पूरे फुल सिलेबस को हम लोग कवर करने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनेंगी और उस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में आपका भैया पूरा का पूरा लेसन अलग अलग होने वाला है। तो वीडियो ढूंढने में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आप प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपके अकाउंट्स का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, उसको भी आप चेक कर लीजिए। और सेकंड चैप्टर है जिसमें हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो भैया नाम से ही पता चल रहा है बेसिक है, तो सारी बेसिक चीजों पे बातें होने वाली हैं और इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें हम लोग पहले से ही जानते होंगे, बस हल्का सा इसका जो है टर्म टाइप का देखना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि भैया सारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म क्लियर हो जाए, ताकि भैया आगे आपको ये सब चीजें सुन करके दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। बस इस चैप्टर का यही मकसद है। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए फिर इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक छोटे क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारा वर्ड मीनिंग वगैरह किया हुआ है, पहले चलता था है नहीं, पहले वर्ड मीनिंग हम लोग पढ़ते थे, उसका मीनिंग पढ़ते थे। तो बेसिक इस चैप्टर में एक तरीके से ये वर्ड मीनिंग ही समझ लीजिए। आपके पूरे के पूरे अकाउंट्स में जितने सारे टर्म्स आगे चल के इस्तेमाल होने वाले हैं उसको हम लोग एकदम गहरे रूप में जा करके, एकदम डीप में जा करके स्टडी करने वाले हैं। तो वो सारी चीज आगे करेंगे। अब उसमें भैया ये सब वर्ड यूज होंगे, तो अब इन सब का अगर हमको मतलब ही नहीं पता होगा तो फिर आगे भी समझ में आने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमारा ये जो सेकंड चैप्टर, पहले में तो इंट्रोडक्शन करवा दिया कि देख लो भैया अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग क्या होता है ना, मतलब बता दिया। और दूसरे चैप्टर में टर्म्स हमें समझा देगा, है ना, कि भैया क्या क्या टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है, ये जान लिया जाए। तो ये सारी चीजें आगे आपको चल करके काम आने वाली है और नाम ही बेसिक है। तो हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें 90 से लेकर के 95% तक इसमें की सारी चीजें हम लोग पहले से ही जानते होंगे, बस हल्का सा नॉलेज यहाँ पर ले लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, उसको फटाफट से देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका टर्म आ जाता है वो आ जाता है कैपिटल। क्या आता है भैया? सबसे पहला जो है वो है कैपिटल। और कैपिटल के यहाँ दो नाम है, नेटवर्थ भी इसे कह सकते हैं और ऑनर्स इक्विटी भी इसे कहते हैं। तो बस इतना दिमाग में रखिए। अब हम ये जानते हैं कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो अकाउंटिंग का है वो किसी ना किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस वगैरह को, जो भी सारी चीज़ें हो गई जो उसका पूरा हमने स्टेप देखा था, उसी सारी चीज़ों को नोट करके रखना है। तो यहाँ पर हमारा तो बिजनेस है ही, है ना। तो आप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कितना आप उसमें पूंजी लगा रहे हैं, एक तरीके से वो सारी चीज़ों का बात किया जाए तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। कि किसी बिजनेस को स्टैंड करने के लिए आप चाहे अगर एक मकान रेंट पे ले रहे हो, आप उसका फर्नीचर खरीद रहे हो, ठीक है, उसके बाद उसका सामान खरीद रहे हो कि जो आपको बेचना है, चाहे जो भी करना है, मतलब प्रॉपर जो आप पूरा अपना जो पूरा एम्पायर है वो बना रहे हो, अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हो, उसमें जो भी आप पूंजी लगा रहे हो, है ना। चाहे सिंपल सी जैसे कि कोई भी चीज़ का निकालना, अगर आपका एक दुकान चाहिए, फिर फर्नीचर चाहिए, फिर टेबल कुर्सी चाहिए, इस तरीके का जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो कैपिटल कहते हैं, है ना। क्या भैया? अमाउंट इन्वेस्टेड इन एंटरप्राइज बाय प्रोप्रिएटर। अब आप हो तो आपको हम यहाँ पर क्या कहेंगे? प्रोप्रिएटर, यानी कि जो वो बिजनेस का मालिक है भैया, जो खड़ा कर रहा है पूरा एम्पायर, चाहे वो कोई ठेला का दुकान हो, चाहे वो आपका एक शोरूम हो, है ना। तो उस चीज को जो खड़ा कर रहा है उस बंदे को हम बोलेंगे प्रॉपर्टीयर। और एक अगर हम ठेला का बात लेकर के चलें तो आप ठेला खरीदोगे, उस पर सारा सामान खरीदोगे, सारी चीजों को खरीदोगे, तो वो आप जितना पैसा लगा रहे हो ना, तो उस पूरे पैसे को हम क्या कहेंगे कि ये आपका क्या है भैया? कैपिटल है। मनी और एसेट हैविंग मॉनिटरी वैल्यू। तो मॉनिटरी वैल्यू तो आपको पता ही है, पैसे वाला सारा सिस्टम का यहाँ बात होता है। और यहाँ पर एक हमको फार्मूला दे दिया गया है। फार्मूला से घबराइएगा मत, कुछ है नहीं। अगर हम लोग नॉर्मली देखेंगे, ये सब सारी टर्म्स पकड़ लेंगे तो आप तुरंत इसका मतलब समझ जाओगे। कैपिटल होता है एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। इसका एक बेसिक सा फार्मूला है, वो अगर हम लोग आगे सारा टर्म्स सीख लेंगे ना तो ये आपको लगेगा कि अरे ये फार्मूला क्या है, तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग जानते ही हैं इसे, ठीक है। तो सबसे पहला कैपिटल तो आपको क्लियर हो गया, सिंपल सी बात कि जितना हम किसी बिजनेस को खड़ा करने के लिए पूंजी लगा रहे हैं उस पूंजी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। अब अगर हम लोग दूसरे पे चलें, दूसरा क्या है भैया? ड्राइंग्स, है ना। ड्राइंग्स क्या है? आपने जो कैपिटल लगा दिया, आपने जो बिजनेस पे पैसा लगा दिया, ठीक है। आप आज सोचे कि हमको ये बिजनेस करना है, तो आप पूरा पैसा उससे जुटा करके उस प्रॉपर बिजनेस के लिए वो पैसा आप लगा देते हो। और बाय द वे आगे चल करके 2-3 दिन बाद आपको कुछ जरूरत पड़ जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो आप बिजनेस के लिए जो पैसा रखे थे, जो आपने इन्वेस्टमेंट करा था, उसमें से कुछ पैसा इस्तेमाल करके अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हो, तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। सिंपल सा कि भैया बिजनेस के लिए हम पैसा उठा करके रखे थे, लेकिन हमारा खुद का जरूरत पड़ गया तो हम उसमें से पैसा अपने लिए ले लिए, है ना। विड्रॉल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फॉर पर्सनल यूज, है ना।
सिंपल सी बात है यार, अपना बिजनेस के लिए कुछ भी पैसा रखे, हमको कुछ जरूरत पड़ गया, कुछ भी हो गया घर में, कुछ भी हो गया तो भाई हमको पैसा की जरूरत पड़ गया, है ना, तो हम उसमें से जो पैसा निकालिए तो उसको हम क्या कहेंगे कि भैया ड्राइंग्स है। तो अब यहाँ पर एक कोई बात तो है नहीं, सिंपल सी बात है कि आप अगर ड्राइंग करोगे, है ना, ये चीज़ अगर पैसा आप निकालोगे तो आपका जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा, जितना पूंजी आपने लगाया वो तो कम हो जाएगा, आप उसी में से तो पैसा निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स हो गए। अच्छा जी, अब तीसरा आता है लायबिलिटीज। क्या आता है भैया? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का आपको सिंपल से मतलब बता दें, एक तरीके का आदमी कहता है इसको बर्डन टाइप का, मतलब बोझ। जैसे कि आप कोई भी अपना बिजनेस करने के लिए लोन ले लेते हो बैंक से, अक्सर लोग करते हैं कि भैया बिजनेस करना है, लोन ले लिए, तो लोन ले लिए तो एक तरीके से वो आपका क्या हो गया भैया? लायबिलिटी हो गया। क्यों? क्योंकि बिजनेस तो आपका है ही, लेकिन आपके ऊपर एक बोझ है कि मुझे उस लोन को एक समय में चुकाना पड़ेगा। बिजनेस आपका एक साथ है, लेकिन उसके साथ आपको वो लोन चुकाना पड़ेगा। अगर जैसे आप कोई दुकान लगाते हो और सामान खरीदना होता है ना, सामान खरीद के लाओगे उसको बेचने के लिए, तो हो सकता है आप जहां से लेकर के आ रहे हो वहां से आपने सामान उधार लेकर के आया हो कि चलो भाई बेच लेंगे, जो पैसा मिलेगा तो तुमको दे देंगे। तो ये सब क्या है? लायबिलिटी है कि एक तरीके का कर्ज आपके ऊपर है कि आपको भी पैसा चुकाना है, पैसा वापस करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। जैसे कि लोन वगैरह की बात हो गई। अब ये 2 तरीके का होता है लायबिलिटी। कितने तरीके का? 2 तरीके का होता है, करंट और नॉन करंट। अब देखो क्या यार, करंट और नॉन करंट से बात आपको समझ में आ गई। जैसे करंट अफेयर्स होता है ना, हाल ही की बातें, करंट सिचुएशन, है ना, मतलब अभी का हो रहा है, ऐसा कुछ समय का बात हो रहा है। तो अगर करंट लायबिलिटी की हम लोग बात करें तो वो एक ऐसा उधार, एक ऐसा कर्ज जो आपको 1 साल के अंदर चुकाना हो जाए। यहां पर 1 साल की हमेशा बात होगी, जहां करंट नॉन करंट का बात लेंगे कि करंट वाली वही सिचुएशन होंगी जो 1 साल का, नहीं कहते हैं भैया करंट अफेयर्स कर लो, 1 साल के अंदर का कह लो, 6 महीने का कह लो, कहते हैं ना किसी तैयारी के लिए। तो वही करंट लायबिलिटी जो है कि 1 साल के अंदर अगर आपको कोई उधार चुकाना है तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे कि वो करंट लायबिलिटी है। जैसे आपने कपड़ा का दुकान खोला तो आप कोई कपड़ा वगैरह उधार लेकर के आते हो कि हम बेच करके तुम्हारा पैसा देंगे, अगर सामान निकल जाएगा तो पैसा दे देंगे, तो वो तुमको 1 साल के अंदर वापस करना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भैया ये करंट लायबिलिटी है। और दूसरा ठीक इसी का उल्टा, नॉन करंट मतलब कि उसको चुकाने में 1 साल से ज़्यादा लग जाएगा। जैसे तुमने 4 चक्का और चक्का निकाल लिए, ठीक है, कोई बाइक आप ले लेते हैं या फिर आप बहुत बड़ा लोन ले लेते हैं बैंक से एक बहुत बड़े बिजनेस के लिए, ठीक है, तो बैंक से लोन लेंगे तो जाहिर सी बात है 1 साल में तो कोई भरता है नहीं, उसके लिए लंबा प्रोसेस लगता है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो 1 साल से ज़्यादा समय ले रही हैं तो उसको हम क्या कहेंगे भैया? नॉन करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी लोन वगैरह यानी कि एक तरीके का बोझ है, इस चीज को उधार वगैरह आप लिया, आपके ऊपर कर्ज है बेसिकली, तो वो लायबिलिटी कहलाएगा। 2 तरीके की लायबिलिटी, करंट जो आपको 1 साल के अंदर ही चुका देना है और दूसरी जो आपको 1 साल के बाहर चुका देना है। तो बताओ ये सब टर्म कुछ सीखने लायक है? सब तो नॉर्मल सा बात है, हम लोग तो बेसिक से अपने जीवन में डेली लाइफ में सारी चीजों को देखते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है एसेट। एसेट क्या? एसेट से आपको क्या समझ में आता है कि आपने किसी भी बिजनेस करने के लिए कोई भी दुकान खोला आपने, तो उस दुकान में आप कई सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। जैसे आप स्टार्टिंग में अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप ज़मीन लेंगे, या फिर हो सकता है आप रूम रेंट पे लेंगे, उस दुकान को रेंट पे लेंगे, उसके बाद उसमें फर्नीचर वगैरह का सेटअप करेंगे, टेबल लगाएंगे, कुर्सी लगाएंगे ताकि कस्टमर्स के लिए फ़ायदा हो सके। उसके बाद आप उसको सुंदर बनाने के लिए थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए उसका डेकोरेशन करेंगे, एकदम सुंदर लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप पैसा वहाँ पे लगा रहे हैं, वो एक तरीके से आपके बिजनेस के लिए ही है ना, कि भाई डेकोरेशन नहीं रहेगा आपके दुकान में, बैठने के लिए कुर्सी फर्नीचर ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, तो एक तरीके से आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा, है ना। तो जो कुछ भी चीजें एक सुई से लेकर के आप पूरा सामान जो खरीद करके रखे हो कि आप उससे पैसा कमा सकते हो, उस चीज को हम क्या कहेंगे? एसेट कहेंगे। कि भैया एक दुकान से लेकर के एक कुर्सी टेबल तक अगर हम अपने दुकान में रखते हैं कि अपने बिजनेस करने के लिए, है ना, कि अब सिंपल सी बात है दुकान खोलना है तो सबसे पहले आप कोई ना कुछ रेंट पे लोगे ही, रेंट पे लोगे, किराया तय करोगे, उसके बाद उसको डेकोरेट करोगे, उसमें सारा सामान ला करके रखोगे, रैक बनवाओगे, तमाम सारी चीज़ें, कुछ हाई फाई है तो वहाँ पे कैमरा वगैरह लगवाओगे, तो इस तमाम तरीके की चीज़ें आपकी क्या है? कहलाएंगी एसेट कहलाएंगी। प्रॉपर्टीज आउंड बाय इंटरप्राइजेस, मतलब आपका कोई भी आप बिजनेसमैन हैं, आपका बिजनेस के लिए, अब जैसे अगर आपको एक ठेला लगाना है तो ठेला क्या है? आपका एसेट है। उस पर लगने वाले सारे सामान जो हैं, चाहे रेस्टोरेंट है आपका तो जितना सब बर्तन है, सारा गैस चूल्हा है, इस तरीके की चीज़ें, टेबल कुर्सी से लेकर के सारी चीज़ें, कंप्यूटर से लेकर के हर एक चीज़ आपका क्या है? एसेट है। अब एसेट क्या होता है भैया? ये भी 2 तरीके का, करंट और नॉन करंट। यहाँ पर भी 2। अब करंट आपको मतलब पता ही है 1 साल से अंदर
नॉन करेंट मतलब 1 साल से बाहर का। अब जैसे अगर करंट और नॉन करंट की हम लोग बात करें तो करंट का मतलब क्या है, कन्वर्टेड इनटू कैश लेस देन इन अ ईयर। अब जैसे अगर आप जो सामान खरीद करके ला रहे हो, जैसे आप गोलगप्पा का अगर ठेला लगा लिए तो वो जो फुल्की आप वहां पे रख रहे हो उसको तो आप साल भर के अंदर ही निकाल दोगे, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि वो सारे गुड्स, वो सारे चीजें जो आप 1 साल के अंदर उसको पैसे में कन्वर्ट कर दोगे, बेच बाच के हटा दोगे, वो चीजें क्या कहलाएंगी, करंट कहलाएंगी। जैसे अगर आप साड़ी रख रहे हो, कुछ भी कपड़ा वपड़ा रख रहे हो, तो कोई भी लेकर के आएगा तो 1 साल के अंदर अगर सीजन रहता है तो आदमी उसको बेच देता है, बेच करके निकाल देगा, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सारा टाइम कितना लग रहा है, 1 साल के अंदर लग रहा है, तो उनसे कहेंगे करंट एसेट। अब भैया नॉन करंट एसेट क्या, अब आप वो दुकान खरीदे हो तो दुकान का एग्रीमेंट तो करोगे ना कि हम 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए लिए हैं। अब 1 साल के लिए तो तुम दुकान खोलोगे नहीं। दूसरी चीज, वहां पर जितने भी तुम कैमरा वगैरह लगाओगे, फर्नीचर लगवाओगे, जो भी व्यवस्था करोगे, वो सब 1 साल के लिए तो करोगे नहीं कि 1 साल के अंदर सब हट जाए, लंबा चलेगा। अब आप तुम कोई कंप्यूटर खरीदते हो वहां पर रिसेप्शन वगैरह के लिए, या जो भी के लिए है ना, सब चीज को मेंटेन करने के लिए, तो वो 1 साल के अंदर तो खत्म होगा ही नहीं, वो तो ज्यादा समय तक यूटिलाइज होगा। तो वो सारी चीजें जो आपको समय, मतलब ठीक है 1 साल से ज्यादा समय के लिए आपको काम देती हैं, तो वो सारी चीजें क्या आती हैं भैया, नॉन करेंट एसेट में आती हैं, कि ये लंबा चलने वाली चीजें हैं। ऐसा नहीं कि आज इस्तेमाल कर करके बेचे फंस दिए, नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपके एसेट के बारे में। तो सब बेसिक सी चीजें हैं, एकदम बेसिक चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सपेंस के बारे में बात करें। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो पैसा आप लगा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंस कहेंगे। जैसे कि अगर आपने साड़ी का दुकान खोला है तो आप पहले कहीं ना कहीं से फैक्ट्री से वो साड़ी खरीद करके लेकर के आएंगे, फिर उस पर अपना 100 रुपये 200 रुपये प्रॉफिट रखेंगे और तब आप उसको बेचेंगे, है ना, तभी तो आपकी कमाई होगी। तो पहले तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा फैक्ट्री से लेकर के आने में वो पूरा सामान, तब ना आप उसको 100-200 प्रॉफिट में रख करके बेचेंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपका पैसा लग रहा है, जैसे अगर आप साड़ी का दुकान खोले हैं तो आप फैक्ट्री से पहले पैसा देकर के लेकर के आ रहे हैं, तो वो आपका पहले एक्सपेंस हो जाएगा। कि हम पहले खर्च किए, हम साड़ी का दुकान से पहले गए, अपना भैया कपड़ा वपड़ा खरीद के लेकर के आए, फिर ना उसको बेचेंगे तब ना पैसा मिलेगा, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले हम पैसा लगा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, है ना, तो वो पैसा लगाना क्या कहेंगे हम लोग, एक्सपेंस कहेंगे। ये भी 2 तरीके का भैया, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, है ना। क्या है भैया, कितना प्रकार का, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। अब प्रीपेड का तो हमको मतलब पता ही है, पहले पैसा देना, कि आप गए फैक्ट्री पे गए और वहां पर आपने पैसा दिया, फिर आप 100 साड़ी खरीद करके लेके आए, सब पे 100 200 रुपए का प्रॉफिट रख के बेच दिए। यानी कि पहले पैसा लगा करके आप सामान बेच रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रीपेड। यानी कि आपने पहले खर्चा कर दिया, आप पहले पैसा दे करके साड़ी लेकर के आए, फिर बेचेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, प्रीपेड। और आउटस्टैंडिंग जो कहलाता है लेटर पेमेंट। अब जैसे कि आपने 3-4 महीने से आप उसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, उसका बहुत सारा सामान मतलब एकदम क्या कहते हैं उसको, स्टॉक में एकदम अच्छा खासा स्टॉक में लेकर के आके बेच रहे हो, है ना, अच्छा खासा अमाउंट में लेकर के आके बेच रहे हो, तो आपको पहचान होगी, जान पहचान हो गई, तो आपको उधार भी दे सकता है कि चलो भाई पहले सामान निकाल लो फिर हमको पैसा दे देना, है ना, भरोसा हो गया। तो एक तरीके से, या फिर कह लो जो कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल से बिकती हैं, अगर आपका एक दुकान है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत मुश्किल से बिकेंगी, तो आप कहोगे कि नहीं नहीं है, हमको नहीं चाहिए, ये बिकता ही नहीं है, तो वो कहेगा अच्छा ले लो भैया, बिक जाएगा तो हमको पैसा दे देना, है ना। यानी कि पहले हम सामान ले लेंगे और बाद में उसका पेमेंट करेंगे, तो वो किस में आ जाता है, आउटस्टैंडिंग में आ जाता है, ठीक है। तो एक्सपेंस भैया खर्च जो कि अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, है ना, पहले पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस चीज को बोलेंगे हम लोग एक्सपेंस। 2 तरीके का, प्रीपेड यानी पहले पैसा लगा करके फिर अर्निंग होगी, और पहले सामान बेचेंगे और तब जा करके बाद में पैसा देना होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या हो गया भैया, रिसीव्ड और रिसीवेबल अमाउंट फॉर सेलिंग एसेट्स और गुड्स। यानी कि वो सारी चीजें, वो सारा अमाउंट, या तो जो आप सामान बेचोगे, आप जैसे आप साड़ी बेच रहे हो, कोई कपड़ा बेच रहे हो, तो कपड़ा बेचने के बाद आपको जो पैसा मिल रहा है या मिलने वाला है, उस चीज को हम क्या कहेंगे भैया, रिसिप्ट्स कहेंगे, है ना। कि रिसीव्ड या तो आपको मिल चुका है या मिलेगा, है ना, मिल चुका है या मिलने वाला है वो अमाउंट जो आप साड़ी बेच रहे हो। यार सिंपल से अगर साड़ी की हम लोग बात करें, साड़ी बेचने के बाद जो आपको पैसा मिल रहा है, या फिर हो सकता है मिलने वाला हो, आपका जान पहचान वाला होगा तो कहेगा अरे भैया 1-2 दिन बाद ले लेना, ठीक है। तो या तो मिलने वाला हो तो उसको हम क्या कहेंगे, रिसिप्ट। यहाँ पर भी 2 चीजें आती हैं, एसेट्स और गुड्स की बात होती है। क्या भैया, एसेट्स और गुड्स की बात होती है। अगर हम लोग एसेट को बेचते हैं तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कैपिटल रिसिप्ट्स कहेंगे।
एसेट वही, जैसे कि तुमने मतलब सोच लिया कि अब दुकान बंद कर देते हैं, तो तुम सारा वहाँ पर जितना सामान रखे हो, फर्नीचर वगैरह रखे हो, टेबल कुर्सी रखे हो, उसको बेच रहे हो, अपना कंप्यूटर बेच रहे हो कि अब दुकान बंद हो रही है, हटाओ, एसेट चाहे पुराना हो गया है तो उसको बेच रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे? कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें तो आपकी कैपिटल ही तो थी ना भैया, जो पैसा लगा करके पहले आप टेबल कुर्सी जो खरीदे थे अपने बिजनेस के लिए, वो तो हम कैपिटल में देखे थे। तो सिंपल से अगर उसको बेचोगे तो तुम्हारा फायदा तो है नहीं, कैपिटल रिसिप्ट हम उसको कहेंगे। और अगली चीज, अगर गुड्स जो साड़ी कपड़ा का साड़ी लेकर के आके तुम बेच रहे हो, तो उसका जो अमाउंट रिसीवेबल होगा उसको हम लोग कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो ये रिसिप्ट का है मतलब कि भैया कुछ सामान अगर बेच दिए तो उसका जो पैसा मिलने वाला है या मिल चुका है उसको हम लोग रिसिप्ट बोलते हैं। अब आगे बढ़े एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर क्या है कि भैया अमाउंट स्पेंट ऑन गेनिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज, कि हम लोग जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो सर्विसेज को, वो गुड्स को, जो भी आप मतलब जैसे साड़ी खरीद रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को खरीदने में जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर। ये भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से भैया? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल क्या भैया? फॉर बिजनेस, एसेट वगैरह को खरीदने के लिए। सिंपल सी बात है, जहां कैपिटल की बात आएगी वहां हम एसेट को ही पकड़ लेते हैं। एसेट क्या? वही आपका सारा चीज जो बिजनेस में मदद करता है। तो कैपिटल मतलब, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो सारी चीजें, वो पैसा जो आप लगा रहे हो वो अपने बिजनेस के लिए लगा रहे हो, अपने एसेट्स के लिए लगा रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, जो कि एक साल से ज़्यादा मतलब एक साल से ज़्यादा दिन तक आपको बेनिफिट देने वाला है। जैसे आपका साड़ी का अगर दुकान है तो आप पहले वहाँ पर आप अच्छा सा एकदम टेबल वगैरह लगा रहे हो, कैमरा लगवा रहे हो, ये सारी चीज़ें लगवा रहे हो, रैक वगैरह लगवा रहे हो, लाइट लगवा रहे हो ताकि अच्छा खासा दिखे, डेकोरेशन अच्छा खासा कर रहे हो। तो ये तो एक साल के अंदर खराब होने वाला नहीं है, ये तो लंबा चलेगा, 3-4 साल तो मिनिमम चलेगा ही चलेगा, है ना। तो एक साल से ज़्यादातर आपको ये फायदा दे रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर होगा उसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि ये लंबा चलने वाला है। हमारा कैमरा अगर हम लगवाएं तो वो लंबा चलेगा, ज़्यादा दिन तक फायदा देगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं भैया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे आपका दुकान है, हो सकता है आप कुछ लोगों को रखोगे साड़ी वगैरह दिखाने के लिए, चाहे हो सकता है अगर आप दुकान रेंट पे रखोगे तो आपको रेंट देना होगा, बिजली का बिल देना होगा, पानी का बिल देना होगा, तमाम तरीके की चीज़ें जो आपके खर्च हो रहे हैं। जैसे कि कोई अगर लड़कों को रखे हो नौकरी पे, है ना, वहाँ पर काम करने के लिए, तो उसको भी पैसा देना होगा, उसकी भी सैलरी देनी होगी, तमाम तरीके के उस बिजनेस को रन करने में आपका खर्च आएगा। अगर आप डिलीवरी का काम करते हो तो जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का चार्ज है वो भी लगेगा, है ना। तो जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसमें अगर आपका जितना भी पैसा खर्च हो रहा है, जितनी भी सारी एक्सपेंसेस आ रही हैं, ये सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे भैया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। जैसे क्या भैया? इसका एक साल से कम का भैया बेनिफिट रहता है, जैसे कि रेंट, सैलरी, वेजेस, ये सब को देना, ये सब किस में आ जाएगा आपका? हकीकत की बात है, यहाँ पर भी तो आपका खर्च हो ही ना रहा है। जरूरी थोड़ी ना है कि आप अगर कैमरा खरीद लिए, अच्छा खासा टेबल खरीद लिए, अच्छा खासा कुर्सी खरीद लिए, अच्छा खासा दुकान एकदम रेंट पे ले लिए, तो उसी से आपका काम हो गया। आप तो कुछ लोगों को भी रखोगे, एक बिजनेस को अगर आप चला रहे हो तो वहां पर तमाम तरीके के खर्च आएंगे। है, जरूरी तो है नहीं कि बस सामान ला करके बेचना ही आपको करना है, बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो किस में आ जाती हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पता चला कैपिटल मतलब जो पैसा इन्वेस्ट किए, ड्राइंग्स मतलब उसी इन्वेस्टमेंट्स में कुछ पैसा निकाल लिए, लायबिलिटीज मतलब भैया एक तरीके का लोन वगैरह ले लिए, तो ये बोझ है। अगर एक साल से ज़्यादा होगा तो नॉन करेंट एक साल से कम में वापस करना होगा। तो करेंट, ठीक, एसेट्स की अगर हम लोग बात करें तो जो भी सामान हम खरीद रहे हैं, जैसे कैमरा खरीद लिया, बेंच खरीद लिया, कुर्सी खरीद लिया, टेबल खरीद लिया, रैक खरीद लिया, ये सारी चीज़ें अपने हम दुकान के लिए खरीद रहे हैं, तो ये क्या होगा? एसेट होगा। चाहे वो कपड़ा भी क्यों ना खरीद रहे हो, तमाम तरीके की चीजें जो आप खरीद रहे हो उसको हम कहेंगे एसेट्स। ठीक है, इसके बाद वहीं पे सेवन एक्सपेंसेस जो भैया खर्च हो रहा है, रिसिप्ट्स, वही रिसेबल और रिसीव्ड अमाउंट वगैरह जो भी पैसे का बात हो रहा है, ये सारी चीजें। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे क्रेडिटर क्या होता है, डेटर क्या होता है ना। क्रेडिटर डेटर क्या होता है भैया? तो क्रेडिटर का मतलब वो कि जो आपको उधार दे दिया, है ना। कहते हैं ना कि हम लोग भी नॉर्मल दिनों में जाते हैं कि भैया 500 का सामान ले लिए और उसके बाद कुछ सामान उधार लेकर के चले आते हैं दुकान पे से, परचून के दुकान पे से गए, प्रोविजन लेने गए, अपना उधार करवा के चले आए। तो अगर वो दुकान वाला आपको उधार दे रहा है तो वो कौन है? क्रेडिटर है, उधार देने वाला है। अगर जैसे आप
किसी को 500 रुपये उधार दे दिए तो आप क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। आपने उसको उधार दिया, समझ गए ना, आप क्रेडिटर हो गए क्योंकि आपने दिया है। अगर आपका साड़ी का दुकान है तो आपने किसी को साड़ी अगर उधार दिया है तो आप क्रेडिटर हो गए, ठीक है, बात खत्म। अच्छा, ठीक उसी का उल्टा डेप्टर, यानी कि अगर आप ही किसी दुकान पर जाते हैं, कुछ उधार सामान खरीद करके लेके आते हैं, जिसका बोलेंगे कि भैया ले लीजिए, कल पैसा ले लीजिएगा, तो आप क्या हो गए, डेप्टर हो गए, ठीक है। क्रेडिटर उधार देने वाला और डेटर उधार लेने वाला, ताकि उसको पैसा देना है, सपोज गया ना। तो क्रेडिटर डेटर में तो कुछ है नहीं फर्क कि हम एक तो उधार देता है और एक को उधार का पैसा वापस करना होता है। अब इनकम और प्रॉफिट की बात कर लें तो सिंपल सी बात है यार, ये सब तो हम जानते ही हैं। इनकम क्या हुआ आपका, जो भी आप सामान बेच रहे हो, जो भी आप इनकम बेच रहे हो, वो सारी चीजें टोटल क्या हो गया भैया आपका, जो भी आपका प्रॉफिट वगैरह हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इनकम कहेंगे, जो आपका फायदा हो रहा है। चलिए तो अब आगे भी कुछ टर्म्स देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। तो आता है भैया बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब यार बताओ, बिजनेस है नाम, ट्रांजैक्शन है नाम, तो सिंपल सी बात है यार, आपके बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस जो भी हो रहे हैं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली आपके, वो क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं कि जो भी पैसे का लेन देन हो रहा है, जो भी क्या खरीदना, क्या बेचना, क्या, यही सब तमाम तरीके की जो भी पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन हो रही है आपके बिजनेस के रिलेटेड, वो सब किस में आती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन हम उसे करते हैं। क्या आप जो भी गुलगप्पा का दुकान लगाया हो, कुछ खरीद रहे हो, कुछ बेच रहे हो, कितने का बेचा, कितने का खरीदा, ये सारी चीज़ें जो भी पूरी ट्रांजैक्शन होती हैं वो इसमें आती हैं। अब परचेस की हम लोग बात करें तो भैया परचेस यहाँ पर ये नहीं कि अगर हम जैसे गए कुछ भी खरीद लिए, मोमोज खा लिए, गुलगप्पा खा लिए, कुछ भी खा लिए, तो ये वाला परचेस का बात नहीं हो रहा है। किसी चीज़ को बेचने के लिए जो आप चीज़ खरीद रहे हो ना, जैसे अगर आप साड़ी खरीद रहे हो तो आपको बेचना है, फिर से आप उसको रीसेल करने वाले हो, उसमें अपना कुछ प्रॉफिट रखोगे, जो भी रख लो 10, 20, 50, 100, 200, 500, है ना, वो प्रॉफिट रख करके फिर आप उसे बेच रहे हो, यानी कि बाइंग फॉर रीसेल की बात हो रही है। कुछ खरीद करके उसको वापस बेचने वाले पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, परचेस। कि भैया हमने इतनी चीज खरीदी, इसको हम अगले 1 महीने में बेच देंगे। अब देखो ये जो परचेस है यहाँ पर 2 तरीके का होता है, कैश और क्रेडिट। कैश का सिंपल सी मतलब कि भैया नगद, तुरंत गए एकदम ताव में कि ये लो पैसा, सामान दो, गए बेच दोगे, ठीक है। और दूसरी चीज की उधार ले रहे हो कि चलो भैया दे दो, अरे भैया दे दो, हम बाद में आपको वापस कर देंगे जब सारे सामान जो है बिक जाएंगे। तो यहाँ पर भैया 2 चीज, परचेस भी 2 तरीके का होता है, एक नगद और एक उधार, एक कैश पे और एक क्रेडिट पे। तो ये हो गया परचेस के बारे में। अब आगे चलें तो अकाउंट, कोई भी चीज़ों को हम लोग नोट डाउन करते हैं, अलग अलग एक तरीके से हेड कह लो, उस पर हम लोग जो भी चीज़ों को नोट डाउन करते हैं, आगे चल करके देखेंगे कैसे इस साइड क्या नोट करते हैं, इस साइड क्या नोट करते हैं, कैसे क्रेडिट को, कैसे डेबिट को, सारी चीज़ों को हम लोग कैसे नोट डाउन करते हैं। ये सब चीज़ किस में आ जाती है कि इस पूरे रिकॉर्ड करने के सिस्टम को हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं क्या, अकाउंट। अकाउंटेंसी हो गया कि इस पूरे नॉलेज को हम लोग कह लिए कि हाँ भाई इसको ऐसे करना होता है, और वो किस पर्टिकुलर चीज़ में कर रहे हो उसको हम क्या कहेंगे, अकाउंट कहेंगे। आगे बढ़ते हैं भैया, परचेसेस, रिटर्न्स, रिटर्निंग ऑफ परचेसेस। जैसे तुम गए साड़ी खरीदने के लिए गए, लेकिन अब खरीद करके तो लेकर आ गए, लेकिन देखा 2-3 दिन देख रख करके देखे, बेचना स्टार्ट किया, लेकिन देखे कि भैया क्या हो गया, लॉकडाउन लग गया। क्या लग गया, लॉकडाउन लग गया एक तरीके से, यानी कि आपका दुकान अब बंद रहेगा। तो भैया यानी कि हमको पता है कि 1 महीने तक अब लॉकडाउन लग जाएगा, तो आपका सामान तो बिकेगा है नहीं। तो अब क्या गए, चोरी से निकल करके गए, जो भी सामान खरीद करके लेकर के आए थे वो वापस कर दिया कि भैया रखो, अभी धंधा एकदम बंद पड़ा हुआ है, अब धंधा चल नहीं रहा है, जब स्टार्ट होगा तो हम वापस से लेकर के आएंगे, मेरा पैसा दे दो। तो जो भी हम परचेस रिटर्न कर रहे हैं कि जो भी हम खरीद करके लेकर के आए कि हम उसको बेचेंगे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम उसको वापस कर देते हैं कि भैया इसका डिमांड नहीं है, इसको वापस रख लो, तो उसको हम कहेंगे परचेस रिटर्न। पर इसका मतलब सिंपल सा फेरना नहीं कहते हैं, कुछ चीज खरीद करके लेके आए उसको कह दे के जाओ फेर के आओ, फेर दो, अच्छा नहीं है वापस कर दो। तो ये सारी चीजें वापस करना यहाँ पर हो गया। अब अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो क्या बिका आपका, कितना बिका, जो भी चीज़ आपका बिक रहा है, चाहे आपका साड़ी हो, चाहे आपका गुलगप्पा हो, चाहे आपका मोमोज हो, जो भी आपका बिजनेस है वो चीज़ें अगर बिक रही हैं तो उसको हम क्या कहेंगे भैया, सेल्स की, सेलिंग ऑफ गुड्स। ये भी 2 तरीके का, क्रेडिट और कैश। सिंपल सी बात है यार, सामान कैसे बिकता है, एक तो नगद गए फट से कैश कर दी, कैश पैसा कर दिए, पेटीएम कर दिए, है ना। और दूसरी चीज़ क्या भैया, कल ले लीजिएगा, आज खाते में, हमारे खाते में लिख दीजिएगा, कल ले लीजिएगा, मतलब उधार कर करके आते हो। तो 2 चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं, एक तो नगद कर लिए, एक तो उधार कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, सेल्स रिटर्न्स। सिंपल से यहाँ कर भी वही बात वापस करना भैया,
अगर आप कुछ खरीद करके लेके आए हो, यानी कि आप अगर खरीदार हो, तो जब चीज़ को वापस करोगे तो परचेस रिटर्न कहलाता है। और जब आप बेचने वाले हो और आपको कोई आकर के उधार वापस कर देता है, मतलब आप करके कोई आकर के वापस सामान कर देता है, सपोज आप साड़ी के मालिक हो, दुकान के मालिक हो, हम आपसे गए, आपको सामान फेर दिए, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा भैया, सेल्स रिटर्न्स हो जाएगा, कि जो चीज़ हम बेचते हैं वही हमको वापस आ गई, तो हमारे लिए क्या सेल्स रिटर्न्स हो गया, ठीक है। अच्छा, और जो हम खरीदने गए उसको वापस करेंगे तो परचेस रिटर्न्स। अच्छा जी, अब कॉस्ट की हम लोग बात करें तो जो भी एक्सपेंडिचर का अमाउंट जो है, कि जितना हमने टोटल खर्चा किया उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। बेसिक सा फंडा यार, ये सब अभी तक हमको तो पता ही है ना। बताओ, ये सब वापस करना, उधार, नगद वापस करना, कर्ज लेना, ये सब कौन सा हम नया सीख रहे हैं, सब पहले से ही है। तो इसीलिए भैया बेसिक टर्म से जो आके इस्तेमाल होने वाला है, तो अगर नहीं जानते होंगे तो टर्म वाइज जान लेंगे। तो बस इस चैप्टर का सिंपल से यही रीजन है। आगे बढ़ते हैं। बैड डेब्ट्स। डेब्ट्स मतलब हमको पता है उधार, एक ऐसा उधार जो कि वापस रिकवर नहीं किया जा सकता है। रोज गए आपके दुकान, आपके स्कूल के बाहर कोई ठेला वाला लगाता था, रोज गए, भैया दे दो, कल दे देंगे, कल दे देंगे, कल दे देंगे कर करके महीना भर खाए, और पता चला 2-3 हज़ार रुपये हो गया उधार उसका, है ना। वो भी कुछ नहीं बोल रहा है कि भैया जी बहुत अमीर घर के हैं, दे देंगे, लेकिन बहुत पता चला 2-3 हज़ार रुपये हो गया, फिर आप उसको छोड़ दें कि अरे भैया, अरे रहने दो, उसका मतलब वो फिर वापस आप उसको उधार देने वाले नहीं हैं, तो उसको हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। क्या होता है कि नहीं, एक दुकान पे गए, उधार वापस उसका करना भूल गए, तो वो दुकान छोड़ देते हो, कहते हो कि अरे दूसरे के यहाँ चलो, तब उसके यहाँ से रिश्ता नाता तो खत्म हो गया। तो इसको कहते हैं बैड डेब्ट्स, कि अगर वो उधार जो कि हम वापस ना कर पाए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। डिप्रेशिएशन। अब भैया डिप्रेशिएशन क्या है, कि जो सामान का रेट है, अगर आप एक साड़ी, आप अगर कोई स्मार्टफोन है जो कर देखते हो कि नहीं, स्मार्टफोन कैसा होता है, एकदम नया नया लॉन्च होगा तो 20,000, 22,000, 25,000 अगर उसका दाम है तो महंगा एकदम होता है। लेकिन जैसे ही उसका अगर कुछ नया और लॉन्च होने को रहेगा, धीरे धीरे 1 से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मैक्सिमम जाते जाते उसका रेट जो है गिर जाता है। तो जो रेट आपका गिर रहा है, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, डिप्रिशिएशन। और ये किसी एक चीज़ में नहीं, हर एक चीज़ में होता है, कि भैया एक अमाउंट पे हम कुछ चीज़ को खरीद करके लेकर के आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो बिके नहीं, तो कुछ समय बाद उसका प्राइस जो है वो गिर जाएगा। तो गिर जाता है, तो इस गिरावट को हम क्या कहेंगे, डिप्रिशिएशन कहेंगे। कितना सिंपल सा बात है, ये सब हम लोग चीज़ें जानते हैं, ठीक है। और ये किसका, एसेट का हो रहा है ना, चाहे वो आपका कोई भी सामान हो, कुछ भी सामान जो आपका एसेट है, उसका भैया प्राइस जो आप खरीद करके लेकर के आए थे, और जब आप बेचने जा रहे हो, जब आप खरीद करके लेकर के आए तो कुछ अमाउंट रहा होगा, लेकिन फिर इसमें जो है गिरावट आ गया, जब आप इसको बेचने जा रहे हैं तो भैया इसमें गिरावट आ गया, है ना। तो इस गिरावट को हम क्या कहेंगे, इस गिरावट को हम कहेंगे डिप्रिशिएशन। आगे बढ़ते हैं। एंट्री। एंट्री क्या होता है यार, रिकॉर्ड करना, जो सारी चीज़ें आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अब देखो, इतना नाम हम लोग ले रहे हैं, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, तो ये सब का मतलब हुआ मत बनाओ, सब पैसे से रिलेटेड है, सारा पैसों का बात है यहाँ पे हो रहा है। तो भैया जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी पैसे का लेन देन हो रहा है, सबको रिकॉर्डिंग को हम कहेंगे एंट्री। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आ जाती हैं, सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब कोई एक बंदा जो कि इस स्थिति में है कि वो अपना कर्जा जो है चुका दे, ठीक है, अपना कर्जा, जैसे बैंक आपको लोन दिया, अगर आप उस स्थिति में हैं कि आप उसे चुका दें, तो आप कहलाएंगे भैया क्या, सॉल्वेंट, इन ए पोजीशन टू पे डेब्ट्स, कि भैया आप उस पोजीशन में हैं कि आप उस कर्ज को चुका देंगे, और पता चला कि 1 करोड़ दे करके बैठ गए, और भैया जो उसमें तो ले लिए कि हमको कर्जा दे दो, हम चुका देंगे, लेकिन आप उस स्थिति में नहीं हैं कि आप उस चीज़ को वापस जो है कर्जा दे पाएँ, तो वो क्या कहलाएगा, इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब उस स्थिति में है कि कर्ज वापस कर देंगे, इनसॉल्वेंट मतलब उस स्थिति में नहीं है कि कर्ज वापस करेंगे। कोई मांगेगा कि भैया दे दो, तो बोलेगा जाने ले लो हमारा, है ना, पैसा है ही नहीं आपके पास, तो कहाँ से रिटर्न करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट, जो कि सब करता है, सब्जी 10 रुपये किलो है तो 8 रुपये लगा लो, 5 रुपये लगा लो, साड़ी 1000 का है तो 500 लगा लो। मॉल में देखते हैं डिस्काउंट हो रहा है, 5% डिस्काउंट हो गया, 6% डिस्काउंट, 10%, 50%, 60%, ऐसा डिस्काउंट चलता है। यानी कि जो एक अमाउंट में पर पहले चीज़ दिया गया है कि इतने अमाउंट में कस्टमर को बेचना है, उससे कुछ कम कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट देखो भैया 2 तरीके का है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का वही कि अगर आप कुछ बल्क में खरीद रहे हो, जैसे कि आप गए कहीं शोरूम गए, चाहे जहाँ पे थोक में सामान मिलता है, थोक का मतलब समझते हो ना, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, है ना, जहाँ सप्लाई होती है डायरेक्ट, तो वहाँ पर गए कुछ सामान लेने के लिए, तो वहाँ पर डील करोगे कि भैया हमको एक बल्क में सामान चाहिए, तो इस पर इतना डिस्काउंट कर दो। तो एक तरीके का तो ये
डिस्काउंट हो गया, और दूसरा इसको हम ट्रेड कह दिया। दूसरा कैश डिस्काउंट इस तरीके का कि मान के चलो हो सकता है तुमसे उधार लेने वाला होगा, पैसा बाद में देने वाला होगा, ऐसा कुछ सीन होगा, तो उसी में तुम उसको ऑफर कर दिया कि अगर हमको तुम अभी कैश दे दोगे तो हम तुमको 2000 का सामान 1500 में दे देंगे। समझिए ना। तो ये वाला सीन है कि 2000 का सामान है, अगर तुम जो है कि EMI पे लोगे या लोन पे लोगे, है ना, जैसे नहीं होता EMI पे कोई अगर गाड़ी वगैरह ले रहे हो EMI पे लोगे तो उसका रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर 1.5 लाख का कोई गाड़ी है तो वो अप्रॉक्स 1,80,000 या 2 लाख का हो जाएगा अगर समय के हिसाब से। तो अगर आप EMI पे ले रहे हो या जो भी उधार ले रहे हो तो अगला कह दिया कि नहीं, तुम अगर हमको आज कैश पे दे दोगे तो हम तुमको ये चीज़ डिस्काउंट करके दे देंगे। तो वो वाला डिस्काउंट आ जाता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट यार हम लोग सब रोजमर्रा का बात है, सब डेली लाइफ का है, तो ये सब सारा सीन समझते ही हैं। उसके बाद अगर हम लोग स्टॉक का बात करें तो कोई सामान खरीद करके लेकर के आए, अभी तक बिका नहीं है, तो उसको हम कहेंगे स्टॉक। एक तो हो गया कि भैया स्टार्टिंग टाइम का कि हम कुछ सामान खरीद करके लेके के आए और अभी तक हम स्टार्ट नहीं किए हैं बेचना, तो वो हमारा स्टॉक है कि हमारा स्टॉक बहुत तगड़ा है। अमेज़ॉन वगैरह पे जाते होगे शॉपिंग वॉपिंग करने तो देखते हैं ना कि इन स्टॉक, है ना, आउट ऑफ स्टॉक है, होता है कि नहीं, सब सारी चीज़ें कि भैया अभी है, एक अमाउंट में रखा हुआ चीज़ है, आप चाहो तो हम अभी दे देंगे। तो एक तो होता है कि स्टार्टिंग के समय का कि हम जस्ट खरीद के लेकर के आ ही रहे हैं, कोई आएगा तो बेच देंगे। और दूसरा कि सीज़न खत्म हो गया, जैसे कि अगर हम लोग सर्दी की बात करें तो जैकेट वैकेट बिकता है, तो सर्दी स्टार्ट होने वाली है तो कई लोग लेकर आके बहुत सारा जैकेट रख देंगे, लगा देंगे कि हाँ भाई अभी हमारा स्टॉक है, बिकेगा। अब लेकिन जैसे सर्दी खत्म होते जाती है तो जरूरी तो है नहीं कि सारा जैकेट बिक जाएगा, जो बच जाता है, तो लास्ट में जो बच जाता है इसको भी एक तरीके का हम स्टॉक कहेंगे। तो यहाँ पर 2 तरीके के स्टॉक भी होते हैं। तो ये हो गया आपका स्टॉक का चर्चा। अब देखो जो आपका सेकेंड चैप्टर है ना, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग वाला, इसमें कुछ हवा वाली चीजें नहीं है कि बहुत तोपची टाइप का कुछ टर्म्स हमें देखने को मिलेगा। हालांकि 2-3 चीज हैं नए नए जो कि हम अभी आपको बताएं तो घंटा आपको कुछ फर्क पल्ले उल्ले नहीं पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा वो चीज़ें। तो उसका हम आपको डिस्कस करके डरवाएं क्यों ना, पता चला है इतना आसान सा चीज़ आपको पहले ही बता दिए तो आप सोचोगे कि अरे ये क्या है ना। तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, आगे चल करके ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझेंगे तो वहाँ पर हम समझ ही लेंगे। तो ये कुछ आपके बेसिक टर्म्स थे जो कि आपके सेकेंड चैप्टर में चर्चा चलती है। कुछ हालांकि कुछ टर्म्स हैं जो हम आपको नहीं बताए हैं, वो टर्म्स बाद में जाकर के देखेंगे, क्योंकि अभी हम उसको समझने का, अभी उसको पकड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। आगे जाकर के देखेंगे तो अच्छे से वो सारी चीजें समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, एक तरीके का वर्ड मीनिंग कह लीजिए, है ना, वर्ड मीनिंग कह लीजिए भैया। अकाउंटिंग पढ़ना था, उसके कुछ टर्म्स हम लोग देख लिए। तो बस यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है, सेकंड चैप्टर। यहाँ पर आपके कुछ अकाउंटिंग टर्म्स थे। ठीक है, पूरी चर्चा खत्म होती है। याद रखिएगा, दम लगा करके मेहनत करनी है हमें भी और आपको भी, हमें एक दूसरे का मदद करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है भैया, है ना। तो इसके बाद सारा चीज, सारा सब्जेक्ट, जो भी सारे लेसन है, धीरे धीरे कर करके हर सारा क्लास देखना है ना, सारे क्लास देखना है, अलग अलग स्ट्रीम भी देखना है, सारा सब्जेक्ट देखना है। तो पैनिक मत होइएगा, हमारे पास समय है, अपने समय के अंदर ही सारी चीज खत्म करने वाले हैं। तो बस आज का वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।